Hello students, second lecture of cell division, right? अब देखो थोड़ा रट्टा ज्यादा मारना है और कौन से फेज में क्या होता है ये हमने बहुत अच्छे से पहले लर्न कर लेना है। वो एक बार लर्न हो गया चैप्टर समझना बहुत आसान होगा, राइट? सो रट्टा मगिंग अप कंटेंट फर्स्ट मेरे साथ and then gradually the understanding will be promoted. Remember this study tip, right? We decided to follow Avni ma'am's study tip, right? So please, yeah. See, this is actually the diagram which we have discussed, right? Let us revise. हमने क्या क्या देखा था ये डायग्राम के लिए। ये न्यूबॉर्न बेबी सेल है, ये मैच्योर हो गया, तो ये पूरे प्रोसेस को, इसके मैच्योरेशन को हमने यहां से यहां तक इसको बोला था G1 फेज, फर्स्ट गैप फेज। G1 फेज, फर्स्ट गैप फेज, राइट? अब देखो सेल जिंदा है, खुद की ग्रोथ कर रहा है, तो जिंदा रहने के लिए, खुद की ग्रोथ करने के लिए सेल ने क्या क्या करना चाहिए? थोड़ा सोचो, अपने आप समझ पाओगे कि फेज में क्या क्या होगा। यू कैन गेस। जिंदा रहने के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए ये सेल क्या क्या करेगा? पॉइंट नंबर 1, वो नए ऑर्गेनेल बनाएगा, नए मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवाएगा। ये सब करवाने के लिए उसको बायोमोलिक्यूल, बायो एनर्जी लगेगी, दैट इज ATP। नए बायोमोलिक्यूल्स बनाएगा, ATP बनाएगा, नए ऑर्गेनेल बनाएगा, राइट? रेस्पिरेशन करेगा। ये सब मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए उसको एंजाइम्स लगेंगे। मेटाबॉलिक रिएक्शन विद इन द सेल आर रेगुलेटेड बाय एंजाइम्स। You know enzymes are proteins. You know enzymes are proteins. Proteins are synthesized by mRNA and mRNA are synthesized by DNA. Are you getting the step? Cell is living, hence performing metabolism, means respiration, protein synthesis. Protein synthesis is a process by which DNA gives information to RNA, mRNA. mRNA take help of ribosomes and prepare various enzymes. Those are proteins. Synthesis of protein, synthesis of enzyme under regulation of DNA is an ongoing process in a living cell. It is an ongoing process in a living cell because living cell is performing metabolic reaction. It requires enzymes and enzymes are protein. So protein बनाना, RNA बनाना, protein बनाने के लिए RNA बनाना, ये living cell हर बार करता रहेगा, right? That too जीवन का सेल, जीवन फेज का सेल तो ग्रोथ कर रहा है, right? ग्रोथ करते करते ये पॉइंट पे आ गया जिसको हमने बोला था चेक पॉइंट, याद है? यहां पे उसको डिसाइड करना है कि मुझे डिवीजन करना है या डिफरेंशिएशन। जानते हो ये शब्द, राइट? सो दिस इज अ जीवन सेल, मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव, परफॉर्मिंग इट्स ग्रोथ, राइट? सो अभी हमने लॉजिकली समझ लिया कि जीवन में सेल ने क्या क्या करना है। अब रट्टा मारेंगे। जीवन सेल इज लिविंग, metabolically very active, but the metabolic reactions are not visible under microscope. Hence, cell appear resting. Cell appear resting, but actually it is metabolically very active phase, G1 phase. In this phase, cell is preparing new organelle for its growth, preparing new RNA, new protein, ATP, right? It is preparing enzymes,
This is what is happening in G1 phase, metabolically very active phase. सेल ग्रो हो गया, चेक पॉइंट पे पहुंच गया. दिस इज चेक पॉइंट नंबर 1. इट डिसाइड्स हियर वेदर टू गो फॉर डिवीजन, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था, या व्हाट इज अदर ऑप्शन. It will go for differentiation. Right? What is differentiation? Get it? See, ये समझ लो zygote है. Zygote. Right? First cell in mama's uterus. मदर के यूट्रस में पहला सेल जो आप थे वो क्या था? zygote. zygote सेल ग्रो हुआ. उसने डिसाइड किया डिवीजन के साथ साथ डिफरेंशिएशन करते हैं. राइट? आपने कभी सोनोग्राफी देखी है? सोनोग्राफी में आपको कैसे दिखाई देगा? पहले एक छोटा सा सेल का मास, फिर वो ग्रो होने लगता है, फिर आपको बेबी का स्कल दिखता है, स्पाइनल कॉर्ड दिखता है. अराउंड 2 मंथ के डेवलपिंग एम्ब्रियो में आपको हार्ट बीट दिखते हैं. धीरे धीरे ग्रो होता है तो आपको 4 महीने में पूरा फीटस दिखने लगता है. What is all this? Cell division. Single cell zygote divide, redivide and differentiate. Means what? देखो जो मैंने अभी बोला कि zygote के कुछ सेल बने. अब वो जो कुछ सेल थे, few cells, outer cell will become skin cell. Inner to that will become blood, muscles, right? उसके अंदर के बनेंगे bones. Are you getting that? So वो जो डेवलपिंग मास है ममा के यूट्रस में, उसमें अलग अलग प्रकार के सेल बनने लगे. पहले एक सेल था, एक सेल से बहुत सारे सेल बने, सब सेल एक जैसे थे. राइट? वो जो 1000-2000 सेल थे सब एक जैसे थे. उन्होंने खुद में बदलाव लाना शुरू किया. Some become skin cell, some become bone cell, some become RBC, some become brain and nerve cell. Okay, if I am talking about a animal, if I am talking about a plant, plant का बेबी ग्रो हो रहा है, प्लांट का zygote ग्रो हो रहा है. कहां पे? सीड के अंदर. प्लांट का बेबी कहां पे ग्रो होगा? सीड के अंदर. तो ये zygote था, डिवीजन हुआ, कुछ सेल बने. Those cells go for differentiation and they become plant cells, which are wrote by blue pen. Some become parenchyma, some become xylem, some become phloem, sclerenchyma. Right? See, this process is called differentiation. Differentiation is a process in which newly formed baby cell start changing their morphology, start changing their functions, and they are specializedly designed for performing one function, are called differentiated cell. What is differentiation? जो सेल बना है वो खुद को स्ट्रक्चरली मॉडिफाई करेगा, एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए डिजाइन करेगा, और वो फंक्शन वो बेहतरीन तरीके से करते रहेगा. ये प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन. तो चलो देखो, सेल हियर, दिस सेल डिसाइड टू डिफरेंशिएट एंड नॉट टू डिवाइड. इसके पास 2 चॉइस है, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा. बराबर? समझ लो ये इधर गया. तो एनिमल में ये सेल क्या क्या बन सकता है? It can be skin cell, it can be bone cell, it can be RBC, it can be brain cell. Now recollect the diagrams of different cells which we discussed in organization of cell lesson. RBC दिखने में कैसी थी, skin cell कैसा था, WBC कैसी थी, right? Isn't it they have different structures? Why different structures? To perform different functions. Remember, in biology, structures are designed for particular function. जैसा स्ट्रक्चर है वैसा फंक्शन होगा. देखो आपके हाथ का स्ट्रक्चर, अगर आपके 5 फिंगर ऐसे जुड़े होते तो क्या आप कोई चीज उठा सकते थे? राइट? अपोजिबल थंब,
एक फिंगर इधर, उसकी वजह से हम इतने इंटेलिजेंट, इतने इफिशिएंट होमोसैपियन बने. Isn't it structural modification? And just this one structural modification, we are whole apart and highly different than other organisms. समझ रहे हो? So differentiation is structural modification for performing particular function in a better way. Okay, so this cell will start differentiating. It will become skin cell or bone cell or RBC or brain cell and nerve cell. Okay, ठीक से सोचो इसके आगे का. Just imagine आप zygote थे, आपके बेबी मामा के यूट्रस में completely grown हुए. You are a baby now and now you are growing. Right? So cell division is continuously occurring in your body for general body growth. Right? Cell division is continuously occurring for general body growth. बराबर? Right? अब देखो, आपके बॉडी की तरफ देखो. ये स्किन है, उसके अंदर बोन है, आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है. हर एक सेल अलग अलग काम कर रहा है. ओके, हर एक सेल का लाइफ अलग अलग है. आरबीसी 120 डेज, डब्ल्यूबीसी फ्यू डेज. स्किन, ये ऊपर की स्किन आपकी डेड होती है. समझ लो आज रगड़ के नहाए, गोरे पान फेयर होके बाहर आए. व्हाट यू डिड? आपने ऊपर का पूरा डेड लेयर निकाल दिया, नीचे की स्किन ऊपर आ गई. कल फिर नए डेड सेल बनेंगे, आपने फिर निकाल दिए, फिर डेड सेल. एवरी डे योर स्किन सेल्स आर डाइंग. राइट? तो क्या ऐसे होता है? देखो इधर की स्किन, आपके स्कैल्प की स्किन, आपको डैंड्रफ है. Isn't it dead skin? आपने आज सर धोया, एंटी डैंड्रफ शैम्पू कल लगाया, परसों स्किन खत्म हो रही और एक दिन ब्रेन नजर आने लगा. ऐसा कभी हुआ है? नहीं. आप जितने ऊपर से डेड सेल निकालोगे उतने अंदर से नए सेल बनते रहते हैं. सो shall I say the skin cells are continuously in cell cycle. Skin cells are continuously in cell cycle. ये डिवाइड होता है, फिर से नया सेल बनता है, फिर से डिफरेंशिएट स्किन सेल. So skin cell continue to divide. They are continuously in cell cycle. वो डिवीजन की क्षमता, वो स्किन सेल डिवीजन की क्षमता हमेशा बरकरार रखता है. The ability to divide is continuously there with a skin cell. Right? आप wounded हो तो वो सेल डिवीजन फास्ट होगा. wounded नहीं हो तो आज अगर 10 सेल मर गए तो नए 10 स्किन सेल बनेंगे. The speed can be altered depending on conditions. सेल डिवीजन का रेट जेनेटिकली रेगुलेटेड है, कंडीशंस पे डिपेंडेंट है. राइट? चलो, सो स्किन सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड. अगर बोन सेल है, सी योर बॉडी का बोन सेल, your body's bone cell, isn't it continuously dividing? Because your height is increasing. आपकी हाइट बढ़ रही है, राइट? आपकी हाइट बढ़ रही है तो आपके बोन सेल डिवाइड हो रहे हैं. So your bone cells are continuously dividing every day. What about me? मेरी हाइट बढ़ रही है अभी? नहीं बढ़ती, कितना भी चाहूं. राइट? Animals show determinate growth. अभी वो कंडीशन में मेरे बोन के सेल अभी डिवाइड नहीं हो रहे, बट समझ लो फ्रैक्चर हो गया. समझ लो फ्रैक्चर हो गया. वो कंडीशन में मेरा बोन सेल जो अभी डिवाइड नहीं हो रहा था फिर से डिवीजन में आ गया. Isn't it? So my bone cell is right now not dividing. It is right now not dividing, but can re-enter in the process of cell division if required. Your bone cell is continuously dividing. My bone cell is according to age not every day dividing, but if required, it will divide. समझो ना डिफरेंशिएशन के बाद सेल की जिम्मेदारी कैसे बदलती है. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, आरबीसी. आरबीसी once prepared in your bone marrows, it will work for 120 days and then it is going
मैच्योर आरबीसी कैन नॉट डिवाइड। आप जानते हो, थोड़ा सोचो। आरबीसी मैच्योर होने पे न्यूक्लियस साथ में नहीं रखती। मैच्योर आरबीसी डजंट हैव न्यूक्लियस। इफ इट डजंट हैव न्यूक्लियस, इट डजंट हैव डीएनए। इफ इट डजंट हैव इंफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, अगर ममा सेल के पास, मैच्योर आरबीसी के पास खुद के डीएनए ही नहीं है, तो वो डिवाइड होके अपने बच्चे सेल को क्या देगी? सो इट कैन नॉट डिवाइड। अब आपके दिमाग में आना शुरू होगा कि मैम उसके पास डीएनए नहीं है, तो वो काम कैसे कर रही है? देखो, उसके पास जब न्यूक्लियस था, व्हेन इट वाज यंग, आगे के लाइफ में, ओके, सो एज टू परफॉर्म फ्यूचर फंक्शंस, so as to perform future function, whatever enzymes need to be prepared are prepared by RBC in early age only. RBC को आगे जाके जो काम करने हैं, उसके लिए जो एंजाइम चाहिए, वो पहले बना के रख देती है। बाद में न्यूक्लियस चला जाता है। क्यों? न्यूक्लियस occupies major space. It is larger. When that nucleus is removed, RBC has more space to carry hemoglobin. RBC with more hemoglobin will be efficiently carrying oxygen. Are you getting the structural modification? This is differentiation. RBC designed itself. RBC ने खुद को ऐसा बदल दिया कि वो ज्यादा हीमोग्लोबिन और ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता रखे। राइट? सो वंस आरबीसी इज डिफरेंशिएटेड, इट्स गोइंग टू बी डेड। तो नए आरबीसी कैसे बनेंगे? बोन सेल में फिर से नए ममा सेल डिवाइड होके, डिफरेंशिएट होके आरबीसी बनाएंगे। ओके, चलो कम टू नेक्स्ट, ब्रेन सेल एंड नर्व सेल। गेट दिस, whatever development of brain should occur, it occurs in your mama's uterus. वो आपके मम्मी की यूट्रस में जब आप थे, तो आपके मेजर ब्रेन की डेवलपमेंट हो चुकी, राइट? आप जैसे ही ग्रो होने लगे, अप टू 6 years आपका ब्रेन कंप्लीटली डेवलप हो चुका। अब अभी ज्यादा होप मत रखो, ओके? अभी 11th-12th में आ गए तो चलो ब्रेन सेल डिवाइड करते, ओके? ऐसा नहीं हो सकता। इट्स ऑलरेडी डन। तो अब आप क्या कर सकते हो? जो न्यूरॉन, जो ब्रेन सेल्स आपके पास है, राइट, उनको ट्रिगर करके उनके इफिशियंसी, आपके स्किल्स, आपके मैनेजमेंट बढ़ा सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज दैट योर ब्रेन सेल इज नाउ नॉट डिवाइडिंग एंड इट विल नेवर डिवाइड, राइट? Get it? Bone cell of my body is not dividing. Your bone cell is dividing. Brain cell of yours, mine's never divide. Though we come across a critical condition. जैसे बोन सेल में फ्रैक्चर हुआ तो फिर से डिवीजन की क्षमता आ सकती है, वैसे ब्रेन सेल का नहीं है। बहुत बुरी बात। ब्रेन सेल्स डेवलपमेंट max occurs during embryonal stage in the uterus. Up to 6 age, your brain is fully developed. Now, if at all your body is having some urgency, then also your brain cell will not divide. Urgency आ गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन में कहीं डैमेज हो गया, तो वो डैमेज पार्ट ही रहेगा, राइट? वो फिर से सेल डिवीजन करके रिस्टोर नहीं हो सकता। ओके, सो ब्रेन सेल्स हैव कंप्लीटली लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, बट दे आर लिविंग सेल। और अच्छे से सुनो, ये नॉन डिवाइडिंग है, डिवाइडिंग है, व्हाटएवर, लेकिन वो लिविंग सेल है। लिविंग मतलब दे आर परफॉर्मिंग रेस्पिरेशन, प्रिपेयरिंग एटीपी, they have cytoplasm, they have cell organelle, cytoplasm में metabolic reactions हो रहे हैं, ऐसे सेल को लिविंग बोलेंगे। आरबीसी को भी साइटोप्लाज्म में वो मेटाबॉलिज्म अगर कर रही है तो लिविंग बोलेंगे। समझ रहे हो, राइट? सो these
which are leaving and not dividing are called, they are in G0 phase. शब्द समझ रहे हो? The cells which are leaving but not dividing are called G0 cells. Right? So cell division में cell differentiate हो गया, वो जिंदा है, अपना स्पेशलाइज्ड काम कर रहा है, लेकिन डिवीजन की क्षमता गंवा चुका, तो इसको हम बोलेंगे G0 सेल्स. राइट? अब G0 सेल कौन से हैं? बोन सेल इज इन G0 सेल, राइट? RBC is in G0 cell, brain cells are in G0 cell phase. All these are in G0. So what is the G0 phase? Cell is leaving but not going for any cell division. It's leaving, performing metabolic reaction. Metabolic reaction means DNA preparing RNA, RNA preparing protein, proteins are working as enzymes, enzymes are performing variety of metabolic reaction. The cell is leaving requiring ATP, but obviously शांति से लाइफ जी रहा है, उसको डिवीजन ज्यादा जोरों शोरों से मेटाबॉलिक रिएक्शन करने की जरूरत है नहीं, तो वो थोड़े कम एटीपी बनाएगा, मेटाबॉलिज्म का रेट कम रखेगा. आर यू गेटिंग मी? जीवन का सेल लिविंग है, हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव है. G0 लिविंग है, मेटाबॉलिज्म शांति से चल रहा है. So G0 phase in which the differentiated cell is leaving, G0 cell in which differentiated cell is leaving, quietly performing life processes. So G0 is called quiescent phase. G0 का और एक शब्द क्या है? quiescent phase. G0 सेल जिंदा है. राइट? अब देखो, मेरा बोन सेल G0 में है, लेकिन फिर से सेल डिवीजन में आने की क्षमता रखता है. राइट? आरबीसी G0 के बाद उसको मरना ही है, वो डिवीजन में नहीं आ सकती. आपके और मेरे ब्रेन और नर्व सेल G0 में ही रहेंगे और अंत में वो डेड ही होने वाले हैं. वो भी फिर से डिवीजन की क्षमता नहीं पा सकते. राइट? सो shall I say G0 phase is a step of cell cycle. सेल साइकिल में सेल ने जीवन किया, राइट? डिफरेंशिएट होके वो G0 में आ गया. अब G0 में अगर वो बोन सेल है, स्किन सेल है, तो फिर से सेल डिवीजन में आएगा. अगर आरबीसी है, ब्रेन सेल है, उसको मरना ही है. So G0 is a phase of cell cycle. G0 is a phase of cell cycle in which the cell division is permanently or temporarily paused. G0 is a phase in which cell is leaving, right? Not dividing. Its ability of cell division is temporarily paused. अगर बोन सेल है तो टेम्पररी पॉज में है, जरूरत आएगी तो फिर से वो सेल साइकिल में जाएगा. But there are some cells like RBC and brain cell, nerve cell, their cell division ability is permanently paused, but they are leaving. यहाँ पे आप गलती करते हो, इसलिए बार-बार बोल रही हूँ. Right? Okay? So G0 phase, quiescent phase, cell is leaving, but the cell division is temporarily or permanently paused. Okay? Right. So see. ये ऐसा अगर डिफरेंशिएट होता है तो ये प्रोसेस में जाएगा. राइट? फिर से सेल डिवीजन में आया तो देखो, एरो को देखो, G0 का सेल अगर फिर से सेल डिवीजन में आता है तो वो G1 में जाएगा फिर से. राइट? ओके, फिर से G1 में जाएगा. या तो फिर थोड़ा करेक्शन ऐसा कर देते हैं कि ये मैच्योर सेल है ना, ये ग्रोन सेल है, तो ये यहाँ पे क्योंकि ये ग्रोन सेल है, फिर से सेल डिवीजन में आ जाएगा. राइट? ओके,
डिसाइड किया डिवाइड होना है, तो इसने फिर G1 में के चेक पॉइंट में आ गया। यहाँ पे उसने नए न्यूक्लियोटाइड्स बनाए, याद है, क्योंकि उसको आगे जाके डीएनए रेप्लिकेशन करना था, तो यहाँ पे इसने नए न्यूक्लियोटाइड बनाए ये फेज में, राइट। न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आर सिंथेसाइज्ड। New nucleotides are synthesized after checkpoint of G1. New nucleotides are synthesized after checkpoint of G1. न्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए बनाने के लिए जो एक सिंगल यूनिट लगते हैं, यूनिट ऑफ डीएनए इज न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड बन चुके, राइट, तो फिर ये नेक्स्ट फेज में जाएगा, दैट इज एस फेज, जिसमें नए डीएनए बनेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, राइट। फिर वो बची कुची प्रिपरेशन जो है, कुछ एंजाइम लगेंगे, एटीपी लगेंगे, राइट, दैट विल हैपन इन G2 एंड आफ्टर दैट द सेल विल गो फॉर M phase which involve karyokinesis and cytokinesis. So are you getting details of G0 and the revision of the part? Understood, right? So this is how G1 phase, हमने एक बहुत important जो part था वो अभी देखा। Now let us read NCERT. See what we have done that day. हमने क्या किया था उस दिन? पेज नंबर 163 की डायग्राम देखी थी, पेज नंबर 163 की डायग्राम देखी थी 10.1। ओके, अब सब लोग वो डायग्राम मेरे साथ ड्रॉ करेंगे, सब लोग वो डायग्राम मेरे साथ ड्रॉ करेंगे, राइट। सी, सबसे पहले हमको क्या करना है, वी आर ड्रॉइंग अ सर्कल। सबसे पहले सब लोग मेरे साथ क्या करेंगे, we are drawing a circle. I'm just creating a space to draw the diagram, okay? No change. जब तक बोर्ड पे जो है आप पूरा लिख लो। G0 फेज के डिटेल्स है, पूरे लिख लो। Drawn the things, completed, चलो अब ये साइकिल हम NCERT की डायग्राम की तरह ड्रॉ करेंगे। Here I have drawn two circles, right? Okay, जो ये साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा है, right? ये जो हमारा साइकिल है, right? सेल ग्रो हुआ, डिफरेंशिएट हुआ, या सेल ग्रो हुआ, डिवाइड हुआ, राइट, और फिर से बराबर है। सो सेल साइकिल ये बताता है, दोनों चीजें बताएगा, डिफरेंशिएशन के बाद भी और कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन होता हुआ भी, बराबर, दोनों चीजें बताएगा। देख, आई हैव ड्रॉन अ सर्कल जिसमें मैंने अराउंड 15% ये एरिया M फेज के लिए दे दिया, तो ये पूरा बच्चे वाला इंटरफेज है, यू नो इंटरफेज इज लॉन्गेस्ट ऑक्यूपाइंग अराउंड 95%। इंटरफेस में तैयारी होती है, तैयारी बहुत ज्यादा होती है, राइट, तो ये तैयारी करने वाले सेल को टाइम ज्यादा लगेगा इंटरफेस के लिए। सेल ने तैयारी कर ली, तो तैयारी करते वक्त वो पहले रहेगा, ये यहां पे रहेगा, दैट विल बी G1, राइट। सो ये जो पार्ट है इट इज G1 फेज, राइट। फिर अगर उसने सोचा कि मुझे डिवीजन करना है, then it will be getting to this will be S phase and then it will go to G2। so अगर हम कंपेयर करते हैं तो G1 सबसे लंबा रहेगा, फिर S फेज रहेगा और फिर G2, करेक्ट। सो हमने लर्न किया था G1 S G2, M फेज शुरू हो गया, तो यहाँ पे हम करेंगे
प्रो मेटा एना टेलो, राइट? यहाँ पे हमको देखना है दिस विल बी प्रोफेज विच इज लॉन्गेस्ट इन एम फेज। डायग्राम देखो अच्छे से, ड्रॉ करते करते ये बातें देखनी है हमको। प्रो मेटा एना टेलो हमने लर्न किया था ना, बोलो G1 G1 S S G2 G2 प्रो प्रो मेटा मेटा एना एना टेलो टेलो साइटोकाइनेसिस। तो इसमें हम बड़ी स्पेस किसको दे रहे हैं? सी प्रोफेज इज लॉन्ग अमंग M, राइट? देन आएगा मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज विल बी शॉर्ट, राइट? प्रो मेटा एना टेलो, राइट? और ये जो शेडेड पार्ट मैंने बताया है दैट विल बी साइटोकाइनेसिस, राइट? ओके, सो ये होगी बेसिक डायग्राम। अब समझना क्या है, समझना क्या है अच्छे से देखो। सी हम वो डायग्राम को ये डायग्राम मैच कर रहे हैं। सेल ने G1 कंप्लीट किया, चेक पॉइंट आ गए। ये न्यूबॉर्न बेबी, यहाँ पे बेबी सेल है जिनका हमने नाम दिया था रिंकू सेल, टिंकू सेल, दोज आर सिस्टर सेल्स। एनसीईआरटी में पर्पल कलर के ड्रॉ किए गए। रिंकू टिंकू न्यूबॉर्न बेबी सेल आर इन G1, राइट? G1 के ये पॉइंट को यहाँ पे चेक पॉइंट है। अब रिंकू ने यहाँ पे डिसाइड करना है कि वो कंटिन्यूअसली साइकिल में जाएगी कि ये पॉइंट से वो G0 में जाएगी। ये रिंकू का चॉइस है ना, हमने अभी देखा ना। रिंकू सेल इज सपोज टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू सेल डिवीजन। ये रिंकू ग्रो हो गई, ये रिंकू सेल यहाँ पे ग्रो हो गई। ये अगर आगे जाएगी तो सेल साइकिल कंटिन्यू करेगी, ये अगर डिफरेंशिएट होगी तो ये टेम्पररीली सेल साइकिल के G0 फेज में जाएगी। G0 phase is a phase of cell cycle in which the cell division is permanently or temporarily paused, right? But it is phase of cell cycle. जहाँ पे quiet life है, शांति है, quiescent phase, right? So if Rinku decide to pause the cell division, it will go in G0. जैसे आपका bone cell G0 में आ गया, रेस्ट कर रहा है। जरूरत आ गई सेल डिवीजन की तो फिर से सेल डिवीजन आएगा। If the body is requiring cell division, this G0 cells, bone cell, will come back, right, and again divide. So this G0, ये देखो यहाँ पे ऐसे एरो ड्रॉ किया है। Are you getting this? So the cell can re-enter in cell cycle from G0 to again G0 से अगेन सेल कहां पे आएगा? G1 में आएगा। डायरेक्टली एस फेज में नहीं जा सकता, डायरेक्टली एस फेज में नहीं जा सकता। क्यों? चेक पॉइंट पे फिर से आएगा, डिसीजन लेगा मुझे डिवाइड करना है, फिर नए न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। नए न्यूक्लियोटाइड बनाने के बाद ही वो डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है एस फेज में। Getting my point? I repeat. Cell decide to differentiate, go in G0, do its function. It's a living cell. If required, it will come back to cell cycle. In G1, synthesizes nucleotides, goes to S, G2 and perform next M phase, mitotic phase. Right? So this diagram matches with this one. Here you need to know what is G0. G0 से री-एंट्री फिर से G1 में होगी, सेल फिर S फेज में जाएगा, G2 में काम करेगा, प्रोमेटा एनाटेलो साइटोकाइनेसिस, फिर से नए दो सेल बनेंगे। Getting my point, right? Okay? अब एक थोड़ा सा बोलते हैं ना कि कंफ्यूजन वाला एरिया, okay? लेकिन थोड़ा शब्द को अच्छे से जान लोगे ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं। शब्द की तरफ अच्छे से देखो। What is study tip? जो मैं अभी सिखा रही हूँ, शब्द की तरफ अच्छे से देखो। पिक्चर सी, ये जो नया सेल बना है, ये
प्रीवियस सेल डिवीजन का प्रोडक्ट है, isn't it? यहाँ पे इसका सेल डिवीजन हुआ और हमको 2 ममा सेल मिले, am I correct? तो हमें सिर्फ एक सेल की साइकिल दिखी, दूसरे का सेम होगा तो उसमें सेल डिवीजन करना है. सो शैल आई राइट डाउन, ये जो हमको सेल मिला था वो प्रीवियस सेल डिवीजन, मतलब ये पहला वाला सेल डिवीजन, इट इज सेल डिवीजन. फर्स्ट सेल डिवीजन के बाद, फर्स्ट सेल डिवीजन के बाद हमको ये बेबी सेल मिला जिसको हमने रिंकूज मदर बोला, राइट? रिंकू मदर ग्रो हुई, उस फिर से डिवीजन का डिसीजन लिया और यहाँ पे उसने डिवाइड करके खुद की लाइफ साइकिल एंड कर दी और रिंकू टिंकू सेल बनाया. दिस इज न्यूबॉर्न बेबी सेल, ग्रो, मैच्योर, डिसाइड टू डिवाइड एंड आफ्टर डिवीजन गिव्स राइज टू रिंकू एंड टिंकू. बराबर? सो ये सेल का लाइफ साइकिल फर्स्ट सेल डिवीजन के बाद शुरू हुआ और यहाँ पे सेकंड सेल डिवीजन पे खत्म हो गया. So Rinku's mother life cycle starts after first cell division and end up at second cell division. So the time interval between two successive cell division is called cell cycle. Another definition, time interval between two successive cell division is called cell cycle. शब्द, अब इसके आगे शब्द छलूगा एमसीक्यू में, तो शब्द को समझो, राइट? समझ रहे हो? अब और अच्छे से देखो. फर्स्ट सेल डिवीजन के बाद ये रिंकू सेल कौन से फेज में आया? जीवन में. फर्स्ट सेल डिवीजन के बाद रिंकू सेल कौन से फेज में आया? जीवन में. जीवन को हमने और एक क्या बोला था? फर्स्ट गैप फेज. जीवन को हमने क्या बोला था? फर्स्ट गैप फेज, इजंट इट? ये फर्स्ट गैप फेज को और एक नाम है, राइट? जीवन फर्स्ट गैप फेज, इसको और एक नाम है. व्हाट इज दैट? पहले माइटोसिस के बाद आने वाला, ये फर्स्ट लिखा है मैंने, फर्स्ट सेल डिवीजन के बाद, isn't it? पोस्ट माइटोटिक गैप फेज. What is one more name for Jivan? Jivan is also called post mitotic gap phase. Why it is so called? Because it is a gap where cell is taking a little pause, metabolically active. This phase position is after first cell division, after post mitotic gap, पहले माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद लिया गया छोटा सा गैप, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज. तो हम रट्टा कैसे मारेंगे? जीवन फर्स्ट गैप फेज, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज. बोलो मेरे साथ. जीवन फर्स्ट गैप फेज, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज. जीवन फर्स्ट गैप फेज, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज. पहले माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद आने वाला गैप. देन एस फेज, सिंथेटिक फेज. फिर G2, ये आगे वाले सेकंड सेल डिवीजन के पहले आया ना, वो सेल डिवीजन जब शुरू हुआ तो इसके पहले आया ना, तो G2 को हम बोलेंगे सेकंड सेल डिवीजन से पहले आने वाली फेज. G2 इज सेकंड सेल डिवीजन से पहले आने वाली फेज. सो G2 is called पोस्ट, पहले आई ना, सेकंड सेल डिवीजन के पहले आई ना, तो इसको हम बोलेंगे प्री माइटोटिक
गैप फेज। थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों, लेकिन समझ के चलेंगे। मैंने जो आपको डायग्राम दिया इसके तरफ देख देख के लर्न करेंगे। सेकेंड माइटोसिस से पहले प्री माइटोटिक गैप फेज। तो कैसा लर्न करेंगे? G2 सेकेंड गैप फेज, G2 सेकेंड गैप फेज, pre-mitotic gap phase. Okay, G1 first gap phase, post-mitotic gap phase. S phase synthetic phase. G2 second gap phase, pre-mitotic gap phase. After that it will go in M phase. M phase का karyokinesis and then followed by cytokinesis, giving you 2 baby cells. पहले लेक्चर में मैंने आपको बोला था अच्छे से फेजेस लर्न करने हैं। G1 S G2 प्रो मेटा एनाटेलो साइटोकाइनेसिस। अब आज हमने उससे एडिशनल पॉइंट सीखे, उसके अलग अलग नाम सीखे, वो नाम क्यों है वो भी सिखाया। ये क्यों वाली बात ना बहुत जरूरी है। Why? You will ask me, ma'am, why? Right? Why is important? If you think about why, right? तो आपको असर्शन रीजन नाम का जो क्वेश्चन आता है, रिमेंबर, राइट? असर्शन रीजन नाम का एक एमसीक्यू का प्रकार है। उसमें आपका हर चीज को वाई बोलना पड़ेगा। तो जब समझ रहे हो तभी एक थॉट दे दो वाई, एंड यू आर डन विद असर्शन रीजंस। गेटिंग माय पॉइंट, राइट? ओके, सो ये सब बातें आज का लेक्चर। ओके, वैसे बोला जाए ना तो सब एनसीईआरटी में है, लेकिन एक्चुअल बोला जाए ना तो एक्चुअली मैंने जो आपको समझाया वो डायरेक्टली एनसीईआरटी में कहीं पे नहीं है। रीड बिटवीन द लाइंस। ओके, व्हाट आई डिस्कस टुडे इज व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड व्हाट दिस एरो मींस, दैट्स इट। G0 to G1 ये जो एनसीईआरटी वालों ने एरो दिया है, what it means, right? Okay, so it's really interesting. Follow the study tips, read NCERT, and please prepare your classwork nicely. Classwork आपने बार-बार पढ़नी है, फिर NCERT. चलो, come to M phase. That day we talk about that human cell का लाइफ साइकिल है 24 hours. ईस्ट का है, बोलो ईस्ट लाइफ साइकिल, इट इज 90 minutes, right? Okay, so we have completed page number 163 का first paragraph. Okay, now come to mitotic phase, M phase. Okay, चलो क्लास वर्क कंप्लीट कर लो, जो पॉइंट्स लिखने हैं लिख लो। ये सेल साइकिल की डायग्राम 3 बार लर्न करनी है। Written classwork preparation, very important. Okay, चलो, come to page number 163 from NCERT. I am starting with M phase. M phase, mitotic phase. The mitotic phase represents the phase when actual cell division or mitosis occurs. Actual cell division मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे हमको डिवीजन दिखाई देगा। हाँ, सेल डिवाइड हो रहा है। इंटरफेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ नहीं दिखाई देता। It is significant to note that in 24 hours average duration of human cell cycle 24 hours, cell division proper lasts for only about an hour. Total cell cycle में आपको माइक्रोस्कोप के नीचे जो दिखाई देगा ये हार्डली 1 घंटे का रहेगा। बाकी सब माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं होता है, लेकिन सेल माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं दिखता है, लेकिन होता है। The interface lasts more than 95% of duration of cell cycle. Underline 95. Next one, the M phase starts with nuclear division.
karyokinesis. M phase is divided into karyokinesis, cytokinesis. Corresponding to separation of daughter chromosome, karyokinesis. उसमें क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, राइट, और न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियाई बनेंगे, एंड यूजुअली एंड्स विद सेल डिवीजन, साइटोप्लाज्म. पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, राइट. दिस इज एम फेज में ये कैरियोकाइनेसिस और ये शेडेड पार्ट साइटोकाइनेसिस होगा. The interphase, though called resting phase, it's the time during which the cell is representing for division by undergoing both cells growth and DNA replication. इंटरफेस में दिखाई कुछ नहीं देता है, लेकिन जीवन में उसने नए ऑर्गेनेल बनाए, नए बायोमोलिक्यूल बनाए, mRNA बनाए, प्रोटीन बनाए, ATP बनाए, राइट. अगर सेल डिवीजन करवाना था तो उसने नए न्यूक्लियोटाइड बनाए, फिर डीएनए रेप्लिकेशन करवाया. G2 में फिर से बेबी सेल के लिए, G2 में फिर से बेबी सेल के लिए नए ऑर्गेनेल बनाए, प्रोटीन बनाए, राइट. ओके, देन एटीपी बनाए, राइट. अब देखो, जीवन में और G2 में सिमिलर प्रोसेस होते हैं, लेकिन जीवन में जो भी नए ऑर्गेनेल, जो भी प्रोसेस होगा, प्रिपरेशन होगा, वो खुद के लिए होगा. G2 में भी नए ऑर्गेनेल बनेंगे, लेकिन वो बेबी सेल के लिए बनेंगे, राइट. So G1 as G2 as well as G0 cell is metabolically performing similar chemical reactions, लेकिन S phase में peculiar DNA replication होगा, राइट. See, G1 first gap phase, उसके आगे लिख लो जो हमने MCQ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी. G1 फर्स्ट गैप फेज, उसके आगे लिखो, देखो वहां पे क्या लिखा है, पहले सेल डिवीजन के बाद आने वाली फेज. सो इट इज पोस्ट माइटोटिक गैप फेज. G1 के आगे लिख लिया पोस्ट माइटोटिक गैप फेज. देन S फेज, सिंथेटिक फेज. G2 सेकंड गैप फेज. सेकंड गैप के आगे क्या लिखोगे, प्री माइटोटिक गैप फेज. यस, ये ध्यान रखेंगे, पहले सेल डिवीजन की बाद दूसरे सेल डिवीजन के पहले. G1 corresponds to interval between mitosis and initiation of DNA replication. देखो वहां पे हमारे डायग्राम हर चीज समझ आएगी. G1 फेज, एक पहला ग्रीन वाला, इट इज गैप बिटवीन फर्स्ट माइटोटिक फेज एंड उसके बाद आने वाला S फेज. So G1 is a gap between first mitotic phase and S phase, right? G1 corresponds to interval between mitosis and initiation of DNA replication, that is S phase. During G1, the cell is metabolically active and continuously grow, but does not replicate its DNA. G1 में सेल की ग्रोथ होगी, DNA replication नहीं. So S or synthetic phase makes the period during which DNA synthesis or replication takes place. S phase में DNA replication start होगा और complete भी होगा. DNA का नंबर obviously डबल होगा. DNA का नंबर डबल होगा. DNA कॉइल करके क्या बनाता है, क्रोमैटिन. याद करो, DNA न्यूक्लियोसोम फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर, क्रोमैटिन. So DNA content double अगर डबल होता है, if DNA is doubled up in S phase, obviously chromatin content double up in S phase, right? Okay, so I am reading the thing. यहाँ पे देखो, makes the period during which DNA synthesis or replication takes place. During this time, the amount of DNA per cell doubles. S phase में DNA content double होगा. If the initial amount of DNA is denoted by 2C, right? अब इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. C content is chromatin content. एक DNA एक क्रोमैटिन. याद करो, चैप्टर सेल में मैंने क्रोमोसोम का डायग्राम ड्रॉ करके दिया था. ओके, निकालो पेज. कम फॉलो दैट पेज. One DNA called to produce one chromatin. बराबर. सो डीएनए अगर डबल हो गया तो क्रोमैटिन कंटेंट
फिर हमने यहाँ पे मोनैड और डायड शब्द यूज किया था। अगर वो डायग्राम आपके पास नहीं है तो फिर से वो लेक्चर पे जाओ। सेल चैप्टर का मेरे ख्याल से लास्ट बट 1 लेक्चर होगा, इसमें ये डायग्राम मैंने ड्रॉ करके आपको दी थी। राइट, सो इन एस फेज डीएनए कंटेंट डेवलप, क्रोमैटिन कंटेंट डेवलप, सी कंटेन, क्रोमैटिन कंटेंट डेवलप्स अप। However, there is no increase in chromosome number. That we'll discuss. Okay, ये अभी मैं नहीं समझा रही हूँ। If the cell has diploid or 12 number of chromosome at G1, after S phase, the chromosome number remains same. Okay, ये लाइन समझने में बहुत डिफिकल्ट है। Hold on, next lecture में सीखेंगे। In animal cell during S phase, DNA replication begins in the nucleus and the centriole duplicate in cytoplasm. Centriole, centrosome, cell chapter में सीखा था। Animal cell is having centrosome, plant cell doesn't. In animal cell, centrosome help in cell division. वो कैसे हेल्प करते हैं अभी देखेंगे, राइट? So animal cell में क्रोमोसोम का डिवीजन न्यूक्लियस में होता है, सेंट्रोसोम का डिवीजन साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिनमें ये पोजीशन बदलती है, हमको ये लेवल पे कुछ नहीं करना है, राइट? चलो, ड्यूरिंग द G2 phase, proteins are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continues. G2 में सेल ग्रोथ करता रहेगा, नए ऑर्गेनेल, प्रोटीन, एंजाइम, एटीपी, नए एंजाइम एटीपी बनाते रहेगा बेबी सेल के लिए। क्या अच्छे से सुनो, G0 के बारे में बोला है। Some cell in the adult animal do not appear to exhibit cell division. Some cell in adult animal do not appear to exhibit cell division, so they go in J0. बराबर? See. Example, heart cell. हार्ट एक बार बन चुका, अब उसके सेल रैपिडली डिवाइड नहीं होंगे। एंड मेनी अदर सेल डिवाइड ओनली ऑकेजनली। ठीक है, बोन सेल सिर्फ काम है तो डिवाइड होंगे, फ्रैक्चर हुआ तो ऑकेजनली डिवाइड होंगे। एज नीडेड टू रिप्लेस सेल दैट हैड बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजुरी और डेथ ऑफ सेल। एडल्ट ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन बस जब जरूरी है तभी होगा, अगर इंजुरी होती है तो, या पुराने सेल मर गए तो। These cells are called quiescent. These cells do not divide further. Exit G1 phase. ये सेल जिसने डिसाइड किया कि मुझे डिवाइड नहीं होना है, वो G1 से एग्जिट लेता है, G1 के बाहर आता है, G0 में जाता है। G1 से एग्जिट ली, सेल साइकिल से नहीं, क्योंकि वो फिर से सेल साइकिल में आने वाला है, आ सकता है। Differentiated cell take exit from G1 entering G0. It is part of cell cycle, can re-enter in cell cycle. बहुत अच्छे से सुनो। See, these are called quiescent state G0 of the cell cycle. G0 is a phase of cell cycle. Cell in this stage remain metabolically active. G0 cell metabolically active है, जिंदा है, राइट? वो प्रोटीन बनाएगा, एंजाइम बनाएगा, एटीपी बनाएगा, नॉर्मल लाइफ प्रोसेस करेगा, जिंदा रहेगा। सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट। अंडरलाइन प्रोलिफरेट मतलब डिवीजन, रैपिड ग्रोथ नहीं करेगा। अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो। अगर उसको फिर से इंस्ट्रक्शन आया कि चल सेल डिवीजन कर, तो वो फिर से सेल प्रोलिफरेशन करेगा G1 में। So total high metabolic active reactions performed in G1 are collectively called cell proliferation. Cell proliferation occur in G1. It doesn't occur in G0. In animal, mitotic cell division is only seen in diploid somatic cell. Against the plant can show mitotic division in both haploid and diploid cells. Right? अब जब मैं आपको डिप्लॉइडी हैप्लॉइडी एक सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है जो मेजॉरिटी ऑफ क्लासेस में सिखाते ही नहीं। दे जस्ट से पेयर्ड क्रोमोसोम है तो डिप्लॉइड, वैसे नहीं है।
सिंगल है तो हैप्लॉइड, दैट्स इट. हम ये डिफिकल्ट है लेकिन फिर भी अच्छे से सीखेंगे, राइट. सो दिस पैराग्राफ इज वेरी डिफिकल्ट, विल डील लेटर. ओके, राइट. सो आज का डोज, आज का लेक्चर समझना, डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है. ओके, इट्स ऑल कॉन्सेप्चुअल. और एनसीईआरटी के 2-3 लाइन के लिए मुझे इतना सिखाना पड़ा, राइट. सो प्लीज लिसन केयरफुली, prepare your classwork, read NCERT as well as state board. Yeah, see you then. Bye.